Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 मई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कौंदनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो कोई देश है जो कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस देश के लिए क्या परिणाम हो सकता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद। पहला स्टेटमेंट, क्या उस देश को लेटेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, क्या इस ग्रुप का हिस्सा बनते ही जो देश होगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों एक न्यूज़ आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि जो सैटर्न है वो अभी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे के पूरे सौर मंडल में एक ऐसा प्लैनेट बन चुका है जिसके पास में सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, सबसे ज़्यादा मून है। जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ के पास में एक मून है, वैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास में एक या एक से ज़्यादा मून है। तो अभी तक जुपिटर ने यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड अपने पास में होल्ड करके रखा हुआ था। जुपिटर के पास में सबसे ज़्यादा मून्स थे, बट जुपिटर को रिप्लेस करके सैटर्न टॉप पर पहुँच चुका है और सैटर्न ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बोला जा रहा है कि सैटर्न के पास में टोटल 145 चंद्रमा हो चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। मतलब पूरे सौरमंडल में इकलौता ऐसा प्लैनेट जिसके पास में 100 से ज़्यादा मून्स हैं। और आपको याद होगा अभी 2 महीने पहले की बात है, हमने जुपिटर के बारे में भी डिस्कशन किया था। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट बन गया था क्योंकि जुपिटर के पास में भी कुछ नए नए चंद्रमा डिस्कवर किए गए थे। तो जुपिटर के पास में 95 चंद्रमा थे, उसके हिसाब से जुपिटर टॉप पर था। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले की बात है, सैटर्न जुपिटर को रिप्लेस कर चुका है, क्योंकि सैटर्न पे जितने भी पहले चंद्रमा पाए जाते थे इसमें 62 नए मून्स यहाँ पे डिस्कवर करे गए हैं। तो 62 नए मून्स मिलते ही यहाँ पर जो पूरी संख्या है सैटर्न के मून्स की वो लगभग 145 हो चुकी है। क्लियर हो गया। प्रोफेसर ब्रेट ने यहाँ पर बताया है कि इन चंद्रमाओं का जो नामकरण है, यानी कि इनका जो नाम रखा जाएगा वो भी जो क्रिया है जल्दी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नाम बताए जा रहे हैं, गैलिक, नॉर्स, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नाम दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। प्लस हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बात और बताई है। क्या बताया है कि सैटर्न के पास में इतने सारे चंद्रमा एक साथ मिल गए जिसकी वजह से 145 हो गए। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि माना जा रहा है कि सैटर्न के चारों तरफ एक कोई बहुत बड़ा चंद्रमा रहा होगा जो कि टूट गया। टूटने के बाद में छोटे छोटे चंद्रमा में यहाँ पे वो बिखर गया। क्या ऐसा है? बहुत छोटे छोटे चंद्रमा भी मिले हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अभी नए चंद्रमा मिले हैं ना, सैटर्न पर 62 नए मून्स मिले हैं, जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न के पास में 145 मून्स हो चुके हैं। उसमें से कुछ चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, कुछ का साइज़ बड़ा भी है। तो यही यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो जुपिटर अभी काफ़ी पीछे रह गया है। जुपिटर के पास में अभी 100 चंद्रमा भी पूरे नहीं है। मैंने जैसे बोला सैटर्न इकलौता है पूरे सौरमंडल में जिसके पास में 100 मून्स हैं। ये बात ध्यान रखनी है, वन डे एग्जामिनेशन में 100% आपसे पूछी जाने वाली है। तो जुपिटर को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो भी सैटर्न के पास में आ जाए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कैसे पता लगाया गया कि इतने सारे चंद्रमा के बारे में। तो इसके लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, शिफ्ट एंड स्टैक।
कौन सी? शिफ्ट और स्टैक टेक्निक का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसका जो मैंने नाम लिया है वो ध्यान रखना। इस तकनीक की वजह से जो धुंधले और छोटे चंद्रमा होते हैं इनको खोजने में बहुत आसानी होती है और आसानी से यहाँ पर खोज कर ही हम लोगों ने यहाँ पर जो सैटर्न है इसके बहुत सारे चंद्रमा को खोज कर जो है इसको ये वाला जो टॉप पोजीशन है वो होल्ड करवाया है। ठीक है, दिखने में वैसे यहाँ पर चंद्रमा को घोषित करने में देखने में काफ़ी आसान लगता है, बट इसकी रिसर्च करने में काफ़ी मुश्किल लगता है। ये खुद यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनका कहना है। बाकी आप लोग को यहाँ पर ये जो फैक्चुअल डेटा है जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली बस इतना ही ध्यान रखना है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्या कोई यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब इतना भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो मैं आपको यूपीएससी का ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2009 में, कब? साल 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून? मतलब वही हम अपने चंद्रमा को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? ये आपसे पूछा गया। नीचे ऑप्शन दिए गए जुपिटर, मार्स, सैटर्न या वीनस। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा जुपिटर। अब आप कहोगे 1 मिनट, ये तो सैटर्न होना चाहिए क्योंकि अभी सैटर्न के पास में 145 मून्स हो चुके हैं, जुपिटर के पास में 95 हैं केवल। लेकिन उससे पहले आपने देखना होगा ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में पूछा गया था और उस समय पर जुपिटर ही था टॉप पर। ठीक है, और अभी यहाँ पर दोबारा से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब यहाँ पर सैटर्न हो चुका है, अब ये बदल चुका है। बात क्लियर हो गई ना? आगे आते हैं। फिर फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा पीएम मोदी G7 समिट के लिए गए हैं हिरोशिमा में। हिरोशिमा जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इस G7 समिट के साइड में ही यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारे पीएम मोदी हैं, साथ ही साथ में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इन दोनों की भी मीटिंग हो जाती है। G7 समिट के साइडलाइन मीटिंग आप कह सकते हो इस प्रकार से की गई है। और इस मीटिंग में यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि देखो इस वॉर को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो भी इंडिया से बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। बस इसी बात को यहाँ पे पूरा खींच कर दोहरा दिया गया है पूरे आर्टिकल में। तो टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। बराबर में ही आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा ये वाला। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा कवरेज मिल चुका है। पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 2 पर, हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। ये पूरा मैटर क्या है मैं आपके साथ में ये आर्टिकल पेज नंबर 8 वाले आर्टिकल के साथ में मिलाकर डिस्कस करूँगा, तभी एक क्लैरिटी आएगी। तो चलो बात कर रहे हैं तो कवर कर ही लेते हैं इसको। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को ऑर्डर दिया है, खासकर दिल्ली सरकार को लेकर, कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना दिल्ली के अंदर में, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है इनके पास में सारी की सारी पावर्स होगी रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स। जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं या डैनिक्स हैं दिल्ली के ऑफिसर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उनके ट्रांसफ़र को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है। अब ये मामला क्या है? देखो मामला ये है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो दिल्ली में यहाँ पर एक तो है लेफ्टिनेंट गवर्नर LG और दूसरी तरफ है यहाँ पर दिल्ली की गवर्नमेंट जो कि आज के समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आते हैं हमारी केंद्र सरकार के अंडर में। हमारी केंद्र सरकार उनको चलाती है, ध्यान रखना। तो मतलब एक तरीके से केंद्र सरकार का भी रूल है। और दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी जो कि वहाँ के लोगों ने, लोकल पीपल ने वोट कर इलेक्ट कर यहाँ पर बनाई है उनकी सरकार। अब पता है मैटर क्या है? मैटर है पावर को लेकर। पावर को लेकर लड़ाई चल रही है। LG के पास में ज़्यादा पावर रहेगी या फिर यहाँ पर दिल्ली की सरकार के पास में ज़्यादा पावर रहेगी। ये मैटर बहुत ज़्यादा पुराना है। अभी हम लोग बात करें जो हमारे IAS ऑफिसर, डैनिक्स ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनके ट्रांसफ़र करने की पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं इनको ट्रांसफ़र करने की पावर हमारे पास में रहेगी और दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये पावर्स हमारे पास में होनी चाहिए। ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या करा? दिल्ली की सरकार के फेवर में यहाँ पर पूरी की पूरी जो रूलिंग है वो की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि जो ये ट्रांसफ़र की पावर्स होनी चाहिए वो कायदे में जो हमारी सरकार है, खासकर दिल्ली के अंदर में जो लोगों ने चूज़ करके बनाई है, इलेक्ट करके बनाई है, उस सरकार को यहाँ पर ये पावर मिलनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर आया अरविंद केजरीवाल खुश हो गए थे कि चलो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये तो पावर ली गई। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर केवल ये ट्रांसफ़र वाली पावर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार को दी गई थी, दिल्ली की सरकार को दी गई थी। लेकिन अभी भी जो लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है, जो लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस वाले मैटर हैं वो अभी भी यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में ही रहेंगे। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स की बात करी जा रही थी वो यहाँ पर दिल्ली की सरकार को यानी आम आदमी पार्टी के हित में गई थी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर जो हमारा लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और जो
पुलिस है वो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में ही रहता है, ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अब केंद्र सरकार के हाथ से यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ से ये जो पावर है वो चली जाती है ट्रांसफ़र ऑफ आईएएस ऑफिसर्स की, जो भी ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र की पावर है वो वाली। ठीक है, अब क्या होता है, इतना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें नया क्या है? इसमें नया यहाँ पर ये एक नया ट्विस्ट आ चुका है। केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस कर दिया है, और उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में होनी चाहिए, ऐसा एग्जैक्टली बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ही बोल चुका है कि ये जो मैटर की सुनवाई हुई है उसमें जो पार्लियामेंट है वो ओवरराइड कर सकता है इस जजमेंट को, पार्लियामेंट बीच में आ सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट जब ओवरराइड करेगा तो यहाँ पर मैटर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और वही हुआ, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर ऑर्डिनेंस को जारी किया, यानी कि अध्यादेश। और आपको पता होना चाहिए जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो हमारे संविधान में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 123 है, आर्टिकल नंबर 123, ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस की पावर आर्टिकल 123 से आती है, और गवर्नर के पास में भी ऑर्डिनेंस की पावर आती है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन जो गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस की पावर होती है वो होती है आर्टिकल 213 से, ध्यान रखना। ठीक है, 2 को इधर कर दो, 213 से, यहाँ पर 213 जो हमारा अनुच्छेद है उसके रिगार्डिंग गवर्नर को ये पावर मिल जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सवाल यह है कि सर ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश क्या होता है? देखो, एक ऐसा कानून जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट सामने रखते हैं, कब रखते हैं? जब इंडियन पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, उसका सत्र नहीं चल रहा होता है, सेशन में नहीं होते हैं, तब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इस प्रकार का जो कानून है वो लेकर आते हैं, ऑर्डिनेंस यहाँ पे जारी करते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जो ऑर्डिनेंस होता है ये टेम्प्ररी होता है अपने नेचर में, यानी इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर सारे काम हो जाने चाहिए। अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो ऑर्डिनेंस का कोई फ़ायदा नहीं। तो आर्टिकल 123 हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट भी जो बेसिकली कोई कानून वगैरह है उसको लेकर जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ये बात भूल गए तो ऑर्डिनेंस का पूरा मामला पलट जाएगा। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा तभी यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑर्डिनेंस को जारी नहीं कर सकते जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ इस मामले में एक इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता है। जब उन्हें लगेगा कि हाँ बिल्कुल एक एक्शन लेना चाहिए, तब वो ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। दूसरी चीज़, क्या ऑर्डिनेंस एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अलग से पावर दी गई है? देखो, कोई अलग से यहाँ पर पावर नहीं है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है जैसे ऑर्डिनेंस को लेकर आए हैं वैसे यहाँ पर वो विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्जेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस है वो लेकर आया जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, टाइम पीरियड कितना होता है? तो ऑर्डिनेंस का बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने और 6 सप्ताह का होता है। मतलब क्या इसका? क्योंकि जो ये ऑर्डिनेंस है इसको पार्लियामेंट के जो हमारे सेशन होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाउस होते हैं बेसिकली, उस हाउस से इसको अप्रूवल भी तो मिलना है, उससे अप्रूवल मिलेगा तभी जाकर यहाँ पर पूरी तरह से पास होगा। तो जैसे यहाँ पर ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ये किसी सेशन में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारे किसी हाउस में इसको 6 महीने में प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि 6 महीने का गैप होता है, मैक्सिमम गैप होता है हमारे दोनों हाउसेस को सेशन में आने का। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो जो हमारे राज्यसभा लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी पहले आता है उसको उसके अंदर हमें 6 महीने के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को लाना होगा। लाने के बाद में आप कह सकते हो 6 सप्ताह का टाइम होता है, 6 वीक्स का, कि 6 वीक्स के अंदर अंदर यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल मिलना होगा। 6 सप्ताह में अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर आगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर 6 सप्ताह में अप्रूवल मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनेंस पूरी तरह से पास हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी होता है। तो इस ऑर्डिनेंस से बस खाली मांग यही है कि जो पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में होनी चाहिए, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ये पावर्स आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली की मेन सरकार के पास में होनी चाहिए, जो लोगों ने वोट के माध्यम से इलेक्ट की है। क्लियर हो गया? अब जो भी मैंने बातें बताई आपको वो सब यहाँ पर लिखित में आपका लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का जो सेक्शन है वो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, PDF में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है, जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं अभी। इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रंट पेज पर ये वाला आर्टिकल था, जहाँ पे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, वो क्या बोलते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहा है, हम इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अलग से डिसीजन था, अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया कि नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस यहाँ पे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही है कि भाई ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, इस जजमेंट को ओवरराइड कर सकता है।
तो इस वजह से यहाँ पर ऑर्डिनेंस ही लेकर आ गए सीधा, जिसमें मांग की गई है नहीं, ये जो पावर्स दी गई हैं इनको, वो पावर्स एलजी के पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डायरेक्टली उसको इंसल्ट किया जा रहा है। ऐसे आपको 2-4 आर्टिकल और देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे अगले पेज पर ही है, लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है। ऐसे ढेर सारे आर्टिकल आज जो हैं पब्लिश हुए हैं, बट जो मैटर था, मेन मुद्दा था, वो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी बोलती है कि ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की डिग्निटी है वो यहाँ पे हमें मेंटेन करनी है, इस वजह से ऑर्डिनेंस नेसेसरी बन जाता है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, यूपी के हेल्थ सिस्टम में एक काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी, वो है नर्स का शॉर्टेज। जो हमारी नर्सेस हैं हॉस्पिटल के अंदर में, इनकी काफ़ी कमी है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह भी है क्योंकि काफ़ी कम नर्स आजकल ग्रेजुएट हो पा रही हैं, क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम हैं, एडमिशन्स बहुत कम हो रहे हैं, और वो नहीं तो जो फैकल्टीज़ है कॉलेज के अंदर में वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर नर्सेस के पास में कोई इस प्रॉपर स्किल्स नहीं है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आज के समय में यूपी के हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रही है। उसी के बारे में पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये डिटेल डिस्कशन करता है। बोला जा रहा है कि लगभग 1.38 लाख जो नर्सेस हैं ना और जो मिडवाइफ्स हैं वो अवेलेबल हैं यूपी में। कितनी? 1.38 लाख, जबकि आबादी यूपी की कितनी है? 23 करोड़। उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन 23 करोड़ है और नर्सेस 1.38 लाख, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा डिसबैलेंस है ये। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स में ऑलरेडी बोल चुका है, क्या बोल चुका है कि कम से कम 1000 लोगों के लिए एक नर्स तो होनी चाहिए। 1000 लोगों के लिए एक नर्स। लेकिन अगर हम ये वाला यूपी का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1000 लोगों के लिए केवल और केवल 0.6 नर्स हैं, एक नर्स भी नहीं है प्रॉपर। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हेल्थ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफ़र कर रहा है। जो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश ने लगभग 270 करोड़ रुपए अपने जो बजट है उसमें बताया है कि हम 270 करोड़ रुपीस खर्चेंगे। 27 यानी कि 27 नए नर्सिंग कॉलेजेस को स्टार्ट किया जाएगा। बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, छोटे कॉलेजेस होंगे, और जो फैकल्टीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, क्वालिटी पे ऊपर काम किया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर जो बजट के अंदर खर्चा है वो अलग से रखा गया है। आज के समय में वैसे केवल और केवल 23 आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस देखने को मिल सकते हैं, है ना, जिसमें से यहाँ पर 17 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 2021 से ही बच्चों का एडमिशन करना स्टार्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि आज के समय पर नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो नर्सेस हैं उनका शॉर्टेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस अब शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे। यहाँ पे जो यूपी है उन्होंने साल 2022 में पिछले साल मिशन निर्मया को भी यहाँ पर लॉन्च किया था, जहाँ पर मेन मकसद था कि जो नर्सिंग का काम है उसमें जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो अभी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो खासकर सदर्न स्टेट्स हैं, हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर नर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। केरला में आप देख पाओगे हर 1000 लोगों के लिए 9 नर्सेस हैं। तमिलनाडु में हर 1000 के लिए 6 नर्सेस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें वहाँ से चीज़ों को सीखना चाहिए, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है इस गेम को पकड़ रहा है और आने वाले समय पर हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। जो फैकल्टीज़ हैं अभी हम लोग बेस्ट फैकल्टीज़ को लेकर आने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, खासकर इधर नर्सिंग कोर्सेज़ के अंदर में। और जो फैकल्टीज़ हैं उनके लिए इंसेंटिव्स वगैरह भी रखे गए हैं ताकि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ को लेकर आया जाए और यहाँ पर एक क्वालिटी जो टीचिंग है वो यहाँ पर दी जा सके नर्स वाले स्टूडेंट्स को। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्वालिटी की भी है। अगर नर्सेस हैं अवेलेबल तो उनको अभी प्रॉपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके ऊपर भी मेन फोकस रखा जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। हम पूरे इंडिया के सेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मैंने अभी आपको यूपी की न्यूज़ बताई है, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन जब पूछा जाएगा यूपी की जो न्यूज़ है वो आपके स्टेट पीएससी में पूछ ली जाएगी, यूपीपीसीएस में पूछ ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के अंदर में आपको इंडिया के ओवरऑल हेल्थ क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या है नर्सिंग शॉर्टेज का पूरा मामला, इसको समझते हैं। जो करंट सिचुएशन है इंडिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में वो यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पे वाकई में जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिस की कमी है। जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में, पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, हर 1000 लोगों के लिए 2 से भी कम नर्सिस आपको देखने को मिल जाती हैं। जबकि फिगर होना चाहिए कि हर 1000 के लिए कम से कम यहाँ पर 3 नर्सिस हों। ये बात यहाँ पर पूरे उसके लेवल की बात हो रही है, कंट्री के लेवल की बात हो रही है।
ठीक है, कम से कम 3 हो, लेकिन अभी के समय पर 2 या 2 से भी कम एक यहाँ पे आपको नर्सेज देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो फिगर है अपने आप में थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करता है। इस फिगर को यहाँ पे हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2030 तक हम 1.5 बिलियन के आसपास हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत भारी मात्रा में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड हो जाती है। उसके बाद में जो हमारी नर्सिंग एजुकेशन है उसमें काफ़ी सारी कमियाँ हैं, क्योंकि 40% से ज़्यादा इंडिया के जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो सदर्न स्टेट्स में हैं। चाहे वो केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस उसी एरिया में हैं, साउथ में। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस की कमी है, लेकिन इस गैप को धीरे धीरे भरा जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत सारा जो पैसा है वो अलाउट किया गया है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ताकि नए नए नर्सिंग कॉलेजेस को खोला जा सके। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहले तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी साउथ में थोड़ा बर्डन ज़्यादा है। मतलब साउथ में आप देखोगे नर्सिंग कॉलेजेस ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है। तो नॉर्थ में भी प्रॉपर खोलकर हम इन दोनों गैप को बराबर करना चाहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के मामले में। दूसरा, स्किल्स के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है कि देखो नर्सिंग जो प्रोफेशनल्स हैं इनको बढ़ाना, इनके नंबर बढ़ा पाना एक दूसरी बात है, लेकिन नर्स के पास में स्किल होना, इंपॉर्टेंट स्किल होना, वो एक दूसरी बात है। तो जो नए चैलेंजेस आज के समय पर आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, वो सारी जो स्किल्स हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है पेशेंट्स के साथ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी नर्सेस को सिखाई जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि जो इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं नर्सेस को, कि वो कैसे यहाँ पे कम्युनिकेट करें, कैसे बातचीत करके यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करना है, वैसा प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। उसके ऊपर थोड़ा मेन फोकस करना होगा। उसके लिए हम करिकुलम और अलग से यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर चला सकते हैं, और कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे हमें अपने इस प्रोग्राम के अंदर में, ताकि हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर मेन फोकस कर सकें। इससे और भी फ़ायदे हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, इससे ये हो सकता है कि जो हमारे नर्सेस हैं वो बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए, जब हमारे पास, देखो अभी तो खैर नहीं जा सकते क्योंकि अभी इंडिया में ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा शॉर्टेज है, लेकिन हम प्रॉपर कॉलेजेस को ओपन कर पाते हैं, एक अच्छी स्किल दे पाते हैं, तो इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है अगर ये पूरी हो पाती है तो काफ़ी सारी जो नर्सेस हैं वो इंडिया से बाहर भी जा सकती हैं, अभी भी जाती हैं वैसे, तो बाहर भी जा सकती हैं। बाहर उनको एक अच्छा जो पेमेंट है वो मिलेगा, जिसके बेसिस पर वो बहुत सारा जो रेमिटेंस है वो इंडिया में भी कमा कर भेज सकती हैं। ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट एशिया में अभी भी कई नर्सेस काम करती हैं, बट और बेहतर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। एट द लास्ट कंक्लूजन यही है कि जो हमारे सरकार का डिसीजन है वो ये है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को हम लोग खोलें। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा क्वालिटी वाला एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को स्किल मिले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, इन चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रॉपरली यहाँ पर मिलनी चाहिए। जो तेज़ी से टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है मेडिकल सेक्टर में, हर एक टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है वो उनको देनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस हमें करना होगा। उसके अलावा नर्सिंग स्टूडेंट्स को थोड़े और ज़्यादा एस्पेक्ट्स कवर करना चाहिए। देखो नॉर्मल चीज़ें बता देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो जेनेटिक केयर है, पेडियाट्रिक्स है, और भी बहुत सारी केयर्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी इन नर्सेस को देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है एट द कंक्लूजन। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। देखो यहाँ से ना जो क्वेश्चन वो आपका मेंस में बन सकता है डायरेक्टली। पॉसिबल हुआ तो कल मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन। बट आज संडे में आप फ्री रहते हो, आज संडे में मतलब एक दिन मेंस आंसर राइटिंग छोड़ देते हो, ठीक है, क्योंकि मंडे से सैटरडे करते हो तो एक दिन फ्री रहो, कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे ना। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटा एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इंडिया के पास में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एप्पल TV प्लस, इस प्रकार के आपको ये OTT प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडिक्शन हो चुका है नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों का, लगातार यहाँ पे कंटेंट, वेब सीरीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि चलो नॉर्मल पर्सन के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हुआ तो, डिसेबल मतलब अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता या कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पर ये OTT कंटेंट क्या काम करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। तो बेसिकली उसी के बारे में बोला जा रहा है कि जो हमारे IT रूल्स 2021 हैं, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्होंने
प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया है डिसेबल पर्सन के ऊपर में। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। डिसेबिलिटी से सफ़र करने का मतलब है कुछ ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। तो अगर उनको ये कंटेंट कंज्यूम करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस आनी चाहिए, उसकी मांग यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमिड इंडियाज OTT बूम, प्लेटफॉर्म्स स्टिल कीप द डिसेबल इन द डार्क। भले ही OTT सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ हो इंडिया का, लेकिन अभी भी जो डिसेबल पर्सन है वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। उनके लिए भी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स लेकर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो पूरा कंटेंट है उसकी जो सारी डिटेलिंग्स हैं वो लिख देनी चाहिए, जिससे वो यहाँ पर, या फिर सबटाइटल्स होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर चल रहा है वो यहाँ पर दिखता रहे, वो व्यक्ति यहाँ पर वो सबटाइटल्स पढ़ पढ़ के समझता रहेगा, ठीक है। या फिर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार की जो ऑडियो बुक्स हैं वो यहाँ पर हो जानी चाहिए, वो चीज़ों को यहाँ पे समझ सके। तो उसी के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी दी गई है बस, और कुछ भी खास बात नहीं है, बस अलग से यहाँ पर ये अचानक से यहाँ पे जो ये न्यूज़ है वो निकल कर आ चुकी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल थोड़ा काम का होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश एक्सप्लोर कर रहा है बेस्ट पॉसिबल तरीका कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो कैनबीस है उसको ग्रो किया जा सकता है। जो भांग है, जो एक बेसिकली ड्रग्स का काम करता है, इसको कैसे हम हिमाचल प्रदेश में ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आप कहोगे कैनबीस मतलब बैन नहीं है इंडिया में, इसको ग्रो करना लीगल है। देखो, ओवरऑल इंडिया में बैन है, बट हिमाचल प्रदेश में ग्रो करना, इसको लीगलाइज कर रखा है। इसको यहाँ पर लीगैलिटी दे रखी है, कानूनी तौर पर ग्रो किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे जो उत्तराखंड है वो भी यहाँ पे बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ उनको एक्सप्लोर कर रहा है कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो कैनबीस है उसको ग्रो कर सकते हैं। उस प्रकार की जो रिसर्चेस है वो चल रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं। वो ग्रुप्स यहाँ पे हर पॉसिबल तरीका देख रहे हैं कि किस एरिया में बेहतर तरीके से जो ये कैनबीस है वो ग्रो होंगे। इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, और आने वाले समय पर यहाँ पे कह सकते हो जो कैनबीस है उसका जो कल्टीवेशन है उसको यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। इससे बहुत सारा जो रेवेन्यू है, बहुत सारा पैसा जनरेट होगा वहाँ की सरकार के लिए। दूसरी चीज़, जो कैनबीस हैं, ये जो भांग है ना, इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? बहुत सारे लोग यहाँ पर ड्रग्स के तौर पर यूज़ करते हैं, वैसा नहीं, उस चीज़ के ऊपर तो सख्त रोक है। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर में, दवाइयों में भी यूज़ हो रहा है। दवाइयों के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो और भी बहुत सारी जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है उसमें यहाँ पर कैनबीस का यूज़ किया जाता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट मेनली फोकस फ़ायदे पे है, जिसके बेसिस पर रेवेन्यू कमाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड है ये पहला राज्य बन चुका था जिसने यहाँ पे कैनबीस कल्टीवेशन को लीगलाइज कर दिया था, कानूनी तौर पर लागू हो चुका था 2017 में ही। तो इससे ना बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगी, बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो सकेंगे, है ना। अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी कैनबीस का यूज़ किया जा सकेगा, बहुत सारा पैसा भी जनरेट हो सकेगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको ड्रग्स के तौर पर कंज्यूम करने से पूरी तरह से रोक लगाएंगे, उसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर सख्ती रहने वाली है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये था पूरा आर्टिकल। नाउ कैनबीस को लेकर थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। कैनबीस को लेकर इंडिया में किस प्रकार से रेगुलेशन या कंट्रोल किया जा रहा है। जो कैनबीस हैं इसको जो हमारे स्टेट के, राज्य की सरकार की जो एक्साइज डिपार्टमेंट्स होती हैं वो रेगुलेट करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। और कैनबीस लीगली मतलब कानूनी तौर पर केवल और केवल 1985 तक बिकता रहा। उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया गया, क्योंकि 1985 में 1985 में ही एक नया एक्ट आ गया जिसका नाम था NDPS एक्ट, बोले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस एक्ट को लेकर आए जिसका मेन मकसद था कि ड्रग्स के कंजम्पशन को, उसका प्रोडक्शन हो, उसका बिक्री हो, खरीदारी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, सब चीज़ों को रोकना। ड्रग्स के सभी चीज़ को रोकने के ऊपर यहाँ पर ये NDPS एक्ट लेकर आया गया था। इसमें बोला गया कि अगर कोई यहाँ पर ड्रग्स का प्रोडक्शन, खरीदारी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी करता है, ये सब पनिशेबल ऑफेंस है, अपराध माना जाएगा और सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा जो भी यहाँ पर ये हरकत करता है। जो ये एक्ट है NDPS का, इसको लगभग 3 बार अमेंड किया जा चुका है, बदलाव हो चुका है। 1985 में आया था, 1988 में एक बार बदलाव हुआ, 2001 में दूसरी बार और 2014 में तीसरी बार। बात क्लियर हो गई। तो जो भांग है ना, भांग, गांजा, चरस, इन सब चीज़ों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर भी कवर किया गया है कि इनका यूज़ आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी में किया जा सकता है, दवाइयों में यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके ऊपर रेगुलेशन या कह सकते हो जो कंट्रोल है वो लगाया गया है। जो मेजर खतरनाक सब्सटेंस होता है, जो मेजर सबसे बड़ा सब्सटेंस होता है इन कैनबीस के अंदर, वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये सबसे मेन चीज़ THC आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो दुनिया में
सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला जो ड्रग है वो भी ये कैनबी है, और इलीगल तरीके से यहाँ पर इस ड्रग को उगाया जाता है, इलीगल तरीके से इसकी तस्करी चलती है दुनिया भर में। तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना भी बनता है, बट इसको यहाँ पे लीगली तौर पर अभी रेगुलेट किया जा रहा है। ये मैंने आपको इस पूरे आर्टिकल में समझाया कि हिमाचल प्रदेश भी नए नए जगह को एक्सप्लोर कर रहा है कि किस प्रकार से कहाँ पर हम इन कैनबीज़ का कल्टिवेशन कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, आते हैं फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पर। पिछले कुछ समय से, लगभग बहुत दिन हो चुके थे, जो संडे में द हिंदू न्यूज़पेपर आ रहा था उसमें हमारे FAQ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है, बट आज यहाँ पर आया है। तो ये 3 आर्टिकल आते हैं हर संडे में। 3 आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कह सकते हो कि हमारे पूरे सप्ताह का मेन आर्टिकल्स का रिवीजन हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं, तीनों एडिटोरियल के बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि संडे में एडिटोरियल पब्लिश होते नहीं हैं, ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पब्लिश होता है, तो केवल ये काम की चीज़ हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर पहला एडिटोरियल जो है ये बात करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, याद होगा आपके साथ में 19 तारीख को कवर किया था। दूसरा एडिटोरियल है यहाँ पर जली कद्दू को लेकर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया है, कल ही डिस्कस किया है, याद होगा। तीसरा एडिटोरियल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, ये बात करता है जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो बाहर आप पैसा खर्चते हो, उसको भी यहाँ पर टैक्स की कैटेगरी में लेकर आया गया है। ये थोड़ी सी नई चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो तीनों ही हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। चलो यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले एडिटोरियल से। विल ऑल ओवरसीज स्पेंड्स कम अंडर टैक्स नेट, क्या है मैटर, समझते हैं इस पूरे मैटर को प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या निकल कर आया, मतलब खबर क्या है। खबर यह है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत करने के बाद में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। किसमें, फेमा एक्ट में। फेमा एक्ट क्या है ये मैं भी आगे आपको बताऊंगा, खैर नाम से पता चल रहा होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, इधर कंट्री से बाहर यहाँ पर पैसा स्पेंड करना, बाहर से यहाँ पे अपने देश में स्पेंड करना, फॉरेन एक्सचेंज के जो पूरे मैटर्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम फेमा एक्ट के थ्रू किया जाता है। अभी मैं डिटेल से आपको फेमा एक्ट पढ़ा दूंगा, बट अभी मोटा मोटा समझ लेना। तो ये जो एक्ट है ना, इसी के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं। और क्या किया गया, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, यानी विदेश के जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो आपको क्रेडिट कार्ड देती हैं, आप उस क्रेडिट कार्ड का विदेश में यूज़ करते हो खर्च करने के लिए, तो उन क्रेडिट कार्ड का खर्चा जो है, उसकी स्पेंडिंग जो है, वो LRS स्कीम के अंदर लेकर आ चुके हैं। LRS स्कीम का मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो इस स्कीम में यहाँ पे आपके खर्चे को ऐड कर दिया गया है। अब ये पूरा मैटर क्या है, इसको समझने के लिए आपको LRS स्कीम जानना होगा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का सिस्टम जानना होगा, फेमा एक्ट जानना होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो डिटेलिंग्स को समझते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों LRS स्कीम को पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे तोड़ तोड़ कर, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। LRS स्कीम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। पहली चीज़, रेमिटेंस क्या होता है आपको पता है। रेमिटेंस ये चीज़ होता है, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग हैं, बाहर गए हैं, UAE में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, और भी दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसा कमाकर इंडिया में भेज रहे हैं, तो इंडिया के लिए वो रेमिटेंस है, ठीक है। या वो लोग यहाँ पर इंडिया में आके काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो वो वहाँ के लिए रेमिटेंस है। लेकिन वो क्या होगा, रेमिटेंस आउटवर्ड हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ से पैसा कमाकर बाहर भेज रहा है, विदेश में भेज रहा है, ठीक है, वो भी रेमिटेंस ही कहलाता है, लेकिन वो दूसरी कंट्री के लिए, रेमिटेंस आउटवर्ड। अब देखो बात यहाँ पर यह है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसका मेन मकसद यही है कि जो रेमिटेंसेस होते हैं इस पर थोड़ी खुली छूट दिया जाए, इसको लिबरल कर दिया जाए, थोड़े बहुत छूट मिल जाए। अब ये छूट कैसी है इसको समझते हैं। ये जो स्कीम है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। इस स्कीम के तहत क्या बोला गया कि जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, फोकस करना मेरे वर्ड्स के ऊपर, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, किसी कॉरपोरेशन, ग्रुप, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जो अकेला व्यक्ति, आप हो, मैं हूँ, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। तो इस स्कीम के तहत जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग माइनर्स, चाहे वो 18 से कम उम्र का भी हो, वो सब फ्रीली क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को बाहर भेज सकते हैं किसी दूसरे देश में, है ना। आप अपने पैसे को बाहर दूसरे देश में भेज सकते हो। पहले ये लिमिट बहुत कम थी, पहले स्टार्टिंग में जब 2004 में इस स्कीम को लेकर आया गया ना, तो लिमिट थी केवल $25,000 की, कि आप $25,000 ही विदेश में भेज पाओगे। लेकिन अभी इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, $2.5 लाख, $2,50,000 आप यहाँ से, इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में भेज सकते हो अंडर दिस LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आप कहोगे इसमें फ़ायदा ही क्या हुआ,
भेज सकते हैं तो पहले ही भेज सकते थे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा भेजना है, ये $2.5 लाख से ज़्यादा भेजना हुआ तो क्या करोगे? अगर $2.5 लाख से आपको ज़्यादा भेजना है तो उसके लिए आपको परमिशन, एक अप्रूवल लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सारे डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करना होगा, उसके बाद जाके आप वो अमाउंट भेज पाओगे। एक समय पर ये लिमिट केवल और केवल कह सकते हो $25,000 की थी कि आप $25,000 से ऊपर का अमाउंट अगर कहीं बार बेचते हो बाहर विदेश में तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस लिमिट को बढ़ाकर $2.5 लाख कर दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है, $2,50,000। इससे ऊपर अगर कोई पैसा बाहर जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपने यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसके लिए केवल और केवल इंडिविजुअल पर्सन ही एलिजिबल है। कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई ट्रस्ट, ये सब चीज़ें बाहर हैं, इससे ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये इन सब चीज़ों को यहाँ पर इसमें कवर नहीं किया गया है। सवाल यह कि आप विदेश में पैसा खर्च मतलब भेजोगे क्यों? आप विदेश में पैसा भेजोगे अलग अलग पर्पज़ से भेज सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, किसी को गिफ्ट देना है, आपका कोई रिलेटिव रह रहा है वहाँ पर, किसी को डोनेशन देना है ना, रिलेटिव्स के मेंटेनेंस के लिए, तो आप इस प्रकार से जो पैसा है वो भेज सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसको परचेज़ करने के लिए ये जो पैसा है वो भेजा जा सकता है, वो पैसा खर्च किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो जो भी व्यक्ति है, जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसके पास में अपना पैन नंबर होना चाहिए, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उस पैन नंबर से वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कर पाएगा अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत वो जो रेमिटेंस है उसको बाहर विदेश में भेज सकता है, क्योंकि डॉलर्स हैं, डॉलर्स को बाहर भेजा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात आपको आरबीआई के पास जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, अप्रूवल लेना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट को, तब जाकर यहाँ पर वो भेजा जाएगा। बट एलआरएस स्कीम के अंदर आपको ये बहुत आसान कर दिया गया है कि 2.5 लाख तक का अमाउंट, $2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए नहीं, $2.5 लाख अगर भेजने हैं तो आप आराम से एलआरएस स्कीम के तहत बिना किसी अप्रूवल के भेज सकते हो। ये आपको समझ में आ गया एलआरएस। एक चीज़ और समझो, दूसरी चीज़ है यहाँ पर टीसीएस। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना तो अपने आप ही पूरा मैटर समझ में आएगा। ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो आप कहोगे ये कोई नई चीज़ नहीं है टीसीएस, हमने तो टीडीएस बस सुना है, जो टैक्स डिडक्टिंग वाला वो है, मैटर वाला समझा है। अब ये टैक्स कलेक्टेड सोर्स क्या है? देखो, टैक्स कलेक्टेड सोर्स मतलब ये होता है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज के समय पर जब आप कोई टैक्स पे करोगे तो वो आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। और ये किसको पे करना पड़ेगा? या आपने सेलर को पे करना पड़ेगा जो आपको सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, आप विदेश में जा रहे हो ट्रिप करने के लिए, जा रहे हो तो जो भी आपको सर्विसेज देगा, जो सेलर होगा, आपने उसको ये टीसीएस देना पड़ेगा, ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स का सिस्टम कहीं था क्या? हाँ बिल्कुल, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ना, इनकम टैक्स को लेकर जो पूरा कानून है, उसका सेक्शन नंबर 206C, ये बेसिकली पूरे के पूरे इस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को यहाँ पे गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। तो टैक्स कलेक्टेड सोर्स का मतलब क्या है कि जो सेलर जो आपको सर्विस दे रहा है वो आपसे यहाँ पर टैक्स वसूलेगा और वो टैक्स ले जाकर यहाँ पर एंटिटीज़ को, हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ को दे देगा। तो जैसे किस किस चीज़ के ऊपर टीसीएस लगता है? जैसे लिकर हो गया, टिम्बर, तेंदू लीव्स हो गई, स्क्रैप, मिनरल्स, मोटर व्हीकल्स, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो आपको सर्विस देने का काम कर रहा है। सर्विस दी आपको, आपने उसके बदले में टैक्स उसे दिया है, वो ले जाके सरकार को टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसके लिए जो बेचने वाला नहीं, सर्विस देने वाला इंसान है, उसके पास में एक टैक्स कलेक्टेड अकाउंट नंबर होना चाहिए ताकि वो टैक्स को कलेक्ट कर सके और ले जाकर वो हमारी टैक्स वाली जो कंपनियां, यानी जो सरकार है, उसको यहाँ पे वो डिपॉजिट कर सके। अच्छा, और एक चीज़ और है यहाँ पर टीसीएस में, वो क्या है? टीसीएस में ये चीज़ अच्छी है कि जो सामान खरीदने वाला इंसान होता है जिसने टैक्स पे किया है, वो क्या कर सकता है? वो उस टैक्स को रिफंड करवा सकता है, मतलब वापस से ले सकता है, रिटर्न करवा सकता है ना। टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो, यानी टैक्स का पैसा वापस लेने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न के तहत, क्योंकि क्या होगा, सरकार ने यहाँ पर टीसीएस आपसे, सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम गए विदेश में, आपका ट्रिप है यहाँ पर यूएस के अंदर में, अमेरिका जाना है, आपका ट्रिप है पूरा। आपको जो जो सर्विस दे रहा है, आपने वहाँ पे क्या किया है? अपना टैक्स पे किया है। अब जब आपने टैक्स पे किया है तो वो जो टैक्स है वो सेलर ने ले लिया, वो ले जाके सरकार को पे कर दिया। अब क्या होगा कि आप जब अपना इनकम टैक्स भरोगे ना साल के एंड में, तो फिर क्या होगा, जब इनकम टैक्स भरोगे तो आप वहाँ पे पैसा अपना क्लेम कर सकते हो, जितने रुपए का। सपोज़ यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का टैक्स जो है यहाँ पे कटवाया था टीसीएस में, तो अभी यहाँ पे आप 5 लाख रुपए का टैक्स सरकार को दोगे साल के अंत में, तो इन 5 लाख में से 1 लाख हटा दो, 4 लाख रुपए का टैक्स दे देना, मतलब आप वो जो टैक्स है वो वापस से क्लेम कर सकते हो। बात क्लियर हो गई?
ये है हमारा टीसीएस समझ में आ गया और एलआरएस समझ में आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, अभी यहाँ पर आपको समझना होगा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का सिस्टम। अभी तक क्या होता है, ये लोग ना मतलब इसमें इतने सारे रेगुलेशन लगा रखे हैं कि आप $2.5 लाख से ज़्यादा बाहर पैसा नहीं दे सकते। अगर बाहर पैसा देते हो तो यहाँ पर आपको टीसीएस जो है वो यहाँ पर कटवाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ना लूप होल निकाल लेते थे। कहीं पर कमियां दिखती थी। कमियां क्या दिखती थी? लोग जो इंटरनेशनल कंपनियां क्रेडिट कार्ड को इशू करती हैं ना, वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और इंसान जब विदेश में होता है, ध्यान रखना, विदेश में होता है तो उसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके वो $2.5 लाख से ज़्यादा खर्च कर सकता है। कोई अप्रूवल ही नहीं है, कोई यहाँ पर पकड़ ही नहीं रहा है। वो तो इंडिया से खर्च कर रहा है तो यहाँ पे पता चल रहा है वो विदेश में है ऑलरेडी, उसके पास में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, वो उसका यूज़ करके अपना पैसा खर्च कर रहा है और उस पर कोई लिमिट ही नहीं है। और ना ही यहाँ पर उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इंडिया में आ रही है, ना ही पता चल रहा है हम लोगों को। वो उस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो पैसा खर्च कर दे रहा है। तो उस चीज़ को इसी सिस्टम के अंदर में लेकर आया गया, यानी कि अब उस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा अंडर दिस टीसीएस सिस्टम। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक डेटा है हमारे पास में, वो डेटा ये बोलता है कि अप्रैल से फरवरी 2022-23 में आप देखोगे तो जो लोगों का खर्चा है विदेशों में, जो लोगों का खर्चा है वो बहुत बढ़ चुका है। भारतीय लोगों ने, इंडियंस ने लगभग 12.51 बिलियंस, मिलियन नहीं बिलियन US डॉलर्स खर्चा है विदेशों की ट्रिप पर, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये कंट्रोल करने के लिए, टैक्सेस को गेन करने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। तो इस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाला जो सिस्टम है, इसको भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर लेकर आया गया है, क्योंकि इस स्कीम के तहत आप जो विदेश में पैसा दोगे वो $2.5 लाख तक की लिमिट है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड तो कवर नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। वही एक बहुत बड़ी कमी थी जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे थे। बट अब उस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को भी एलआरएस सिस्टम के अंदर में लेकर आ चुके हैं। तो वहाँ पे भी आप $2.5 लाख की लिमिट से ही खर्च कर पाओगे। उसके ऊपर करोगे तो आपने यहाँ पे अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर इसके ऊपर छूट मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि जब ये पूरा कानून वगैरह लेकर आया गया था ना, तो उस समय पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को, अगर कोई ट्रिप पर जा रहा है, वो व्यक्ति ट्रिप पर है, विदेश में है, अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर रहा है, तो उस चीज़ को एलआरएस स्कीम में कवर नहीं किया गया था। लेकिन अब वो उसको कवर कर दिया गया है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद टीसीएस सिस्टम मैं आपको बता ही चुका हूँ, टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है ना, यहाँ पर कह सकते हो कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस के ऊपर में 1 जुलाई 2023 से 5% का टैक्स लागू हो जाएगा। अगर इस प्रकार का ट्रांजैक्शन आप करते हो, ठीक है, तो 5% का टैक्स आपने देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप विदेश में हो, आपने यहाँ पर $1 लाख का पेमेंट कर दिया, $1 लाख का आपने खर्चा किया है, पेमेंट कर दिया, उसके ऊपर आपने 5% टैक्स भी देना होगा। हालांकि ये जो टैक्स है वो वापस से, जब सरकार में आप इनकम टैक्स पे करोगे तो आप वापस से क्लेम कर सकते हो, उस टैक्स को वापस से रिटर्न कर मांग सकते हो उसका, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपसे अब यहाँ पर टीसीएस भी काटा जाएगा, ट्रांजैक्शन भी काटा जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इसमें मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए छूट दी गई। कोई व्यक्ति वहाँ पर मेडिकल के लिए खर्च कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति एजुकेशन के ऊपर खर्च रहा है, वहाँ पर रह रहा है व्यक्ति वो, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई 2023 से जो ये टीसीएस रेट है, ये पहले 5% था, बट अब ये बढ़कर 50% हो जाएगा फॉर द क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स आउटसाइड इंडिया। कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है विदेश में, वो यहाँ पर कोई पैसा खर्च कर रहा है, तो जो सेलर है, जो सामान दे रहा है व्यक्ति, वो उससे पैसा लेगा, 20% टैक्स काटेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 लाख रुपए का, आप विदेश में हो, आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, 1 लाख रुपए का खर्चा करते ही जो सेलर है वो आपसे 20,000 रुपये का जो टैक्स है वो भी वसूलेगा। तो आपका पेमेंट 1,20,000 रुपये का होगा, लेकिन आने वाले समय पर आप वो 20,000 रुपये सरकार से रिटर्न मांग सकते हो, या फिर जब आप इनकम टैक्स पे करोगे साल के एंड में, तो उसमें 20,000 रुपये काट कर आप अपना बाकी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब ये वाला जो टैक्स वापस ले सकते हो, सिंपल सी बात है। तो 1 जुलाई 2023 तक तो ये टैक्स 5% था, बट अब ये टैक्स बढ़ जाएगा क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के ऊपर में, ये 20% तक ये टैक्स लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये प्रोविज़न ना ही एजुकेशन ना ही मेडिकल पर्पस पे अप्लाई होगा, यानी कि जो बाहर रह रहे लोग हैं उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात भी ध्यान रखने जानी है। जो बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनके ऊपर खासकर ये जो इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है। जो मेडिकल पर्पज़ है, एजुकेशन पर्पज़ है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा।
इसकी वजह से थोड़ा बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इनके ऊपर थोड़ा काम बढ़ जाएगा। अब इनको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें मॉनिटर करनी होंगी, है ना, इनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो टैक्स पेयर्स हैं वो अब यहाँ पे जो टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी बस। बट जो पैसा यहाँ पर पहले खर्चा जा रहा था उसको भी रेगुलेशन में लेकर आया गया, उसकी भी जो सारी डिटेलिंग्स है वो इंडिया के पास में रहेंगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली इस पूरे के पूरे आर्टिकल में समझाई गई है। इसी वजह से मैंने आपको पहले LRS समझाया, फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया TCS। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो LRS TCS की बात की जा रही है, पूरा मैटर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पहले 5% टैक्स था, अब यहाँ पर 20% टैक्स बोला जा रहा है सभी रेमिटेंसेस के ऊपर में। किस प्रकार से काम हो सकता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब दोस्तों ये दोनों आर्टिकल है ना, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कल और परसों वाला वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल में मैंने एग्जैक्टली ये मेंशन किया है कि जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, आप चीनी लेते हो, चीनी के अलावा जो यहाँ पर उसका सब्सटीट्यूट है आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं लोग, कि भाई हम आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं, चीनी का कंजम्पशन तो कर ही नहीं है। तो आर्टिफिशियल शुगर भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा यहाँ पर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में इस आर्टिकल में बताया गया है। ये मैंने परसों वाले वीडियो में एग्जैक्टली थंबनेल वाले आर्टिकल में डिस्कस किया है, प्लीज़ आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। कल मैंने आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ाया था, क्योंकि मैंने ये वाला आर्टिकल मतलब जो अभी मैंने पढ़ाया इसके बारे में कोई जानकारी आपको अभी तक थी नहीं ना दी है, इस वजह से मैंने इसका कवरेज अभी किया है। अब ये दोनों पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटी एग्जैक्टली क्या है। जल्लीकट्टू बेसिकली एक ट्रेडिशन है जो कि तमिलनाडु में लंबे समय से फॉलो हो रहा है, जहाँ पे क्या होता है कि एक जो बुल है, जो सांड है, उसको छोड़ा जाता है और लोग जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेडिशन में, इस गेम में, वो यहाँ पे पकड़ते हैं उसको सांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस जल्लीकट्टू वाले गेम के ऊपर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कहीं ना कहीं जानवरों के ऊपर निर्दयता दिखाई जा रही है, इस वजह से हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। बट एग्जैक्टली अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटाने की बात की है, बोला है ये जो मैटर है वो यहाँ पर स्टेट्स के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। क्यों 2014 में बैन लगा के अभी क्यों हटा दिया? अभी इसलिए यहाँ पर हटाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने अपने यहाँ पे एक कानून लेकर आया है। कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। तो 2017 में कुछ बदलाव करे गए, कुछ चेंजेस करे गए, जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर, उस जानवर के ऊपर जो अत्याचार है या फिर क्रुएल्टी है, जो निर्दयता है, उसको रोकने के ऊपर मेन फोकस किया है। तो अब जब मेन फोकस यही था ना निर्दयता ना दिखाना, अब निर्दयता ना दिखाने के लिए यहाँ पर पूरी की तरह से एक्ट तमिलनाडु लेकर आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, इससे यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, जो मैटर है वो हम स्टेट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से इस मैटर को देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन लगाया था, बट बोला कि इसके बाद इन्होंने सुधार किया अपने कानून में, तो हम लोग यहाँ पे अब यह मैटर स्टेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। जल्लीकट्टू क्या है, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, बहुत लंबे समय से एक गेम खेला जा रहा है जो कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो स्पोर्ट है इसके अंदर में एक वाइल्ड बुल का यूज़ किया जाता है, एक बैल का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले लोगों में छोड़ी जाती है और लोग यहाँ पे उसको कंट्रोल करते हैं। जो कंट्रोल कर पाता है अपने अंडर में वो यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के महीने में, खासकर जो तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल चलता है, पोंगल जिसको बोलते हैं, तब यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन होता है। अब जल्लीकट्टू के फेवर में भी कई सारे लोग हैं, इसके पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। फेवर में जो काफ़ी सारे लोग हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो जल्लीकट्टू बिल्कुल एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है तमिलनाडु का, तो लोगों को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फेवर में हैं। उनका कहना यह है कि अगर जल्लीकट्टू को बैन लगा दोगे तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, उसके ऊपर रोक टोक लगाई जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जल्लीकट्टू में एक अच्छी बात ये भी है कि जो बैल होती हैं, जो अलग अलग बैल की प्रजातियाँ हैं, जिनकी ब्रीड्स हैं, उनको लोग पालते हैं इसी चक्कर में कि वो स्पोर्ट्स में लेकर आएंगे। अच्छा, जो पालेगा उसको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि बात यह है कि अगर उस बैल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया तो जिसका बैल है, जो ओनर है, उसको प्राइज़ मिलेगा। तो लोग पालते भी हैं, लोग बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं बैल को। नहीं तो फिर जब तक ये गेम नहीं प्ले किया जाएगा तब तक लोग कह सकते हो मीट की तरह खा जाएंगे बैल को, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है जल्लीकट्टू की वजह से। तो जल्लीकट्टू अपने आप में कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ऐसा लोगों ने फेवर में आर्गूमेंट्स दिए हैं। काफ़ी सारे लोग विपक्ष में बैठे हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो वो ओपोजिशन में, उनका कहना यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एनिमल्स को भी लिबर्टी मिलनी चाहिए, जब इंसान को मिली है तो एनिमल्स के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों? कई बार जल्लीकट्टू में डेथ भी हो जाती है, जानवर की भी वो डेथ हो जाती है, या फिर साथ ही साथ में ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल करना चाहिए। जलीकट्टू में जो बुल होता है, उस बुल को कंट्रोल करने के लिए जो इंसान है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिवनेस दिखाता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, निर्दयता दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जलीकट्टू के अगेंस्ट पे भी हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा मैटर था जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था तमिलनाडु के जलीकट्टू को लेकर। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा WHO की जो गाइडलाइंस हैं नॉन शुगर स्वीटनर्स को लेकर, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स दिखाए गए हैं, यही चीज़ें मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा रखी हैं। क्योंकि WHO ने बोला है कि जो भैया आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लोग ये समझते हैं कि इससे वेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए आप यूज़ करो तो ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं चीनी छोड़ ही दूंगा, उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर लूँगा, यानी कि चीनी छोड़ दूंगा तब भी मिठास मेरे मुंह में रहेगी, चाय पीऊँगा आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करके, जो कि चीनी से भी बहुत मीठा होता है, और उसका यूज़ करने से क्या आपका वेट नहीं बढ़ेगा? ऐसा नहीं है, उससे भी वेट बढ़ेगा, उससे और ख़तरनाक हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर एक इंसान की लाइफस्टाइल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए घातक है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा माना जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर एज अ स्टडी के अंदर में प्रूव की गई है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? देखो मैं आपको बता चुका हूँ, चीनी का ही एक सब्सटीट्यूट है। चीनी तो हमारी नेचुरल शुगर हो गई, जो कि यहाँ पर शुगर केन से, गन्ने से बन रही है रिफाइंड करके, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल स्वीटनर के कई एग्जांपल हैं, सैकरिन है, एस्पार्टेम है, उसके बाद में एसफुलमेम पोटेशियम है, सुक्रालोज है, नियोटेम है, एडवांटेम है। ये अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बॉडी के ऊपर में। इससे हेल्थ इफेक्ट हो जाता है, मतलब हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे, आपका गट हेल्थ ख़राब हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि इससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं, आपका जो वेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, आपकी जो खुद की बॉडी की क्षमता होती है फैट को बर्न करने की, वो क्षमताएँ ख़त्म हो सकती हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। WHO ने खुद बोला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करने से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी यहाँ पर हो सकती हैं, कैंसर तक यहाँ पर हो सकता है। जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको कभी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे यहाँ पर जो बच्चे की डिलीवरी है वो समय से पहले हो सकती है, जिसकी वजह से जो बच्चा है, मतलब उसको प्रॉपर टाइमिंग में यहाँ पर उसका बर्थ होना चाहिए था, बट समय से पहले हो गया, तो इसकी वजह से बच्चे में काफ़ी सारी डिफिशियंसीज़, काफ़ी सारी कमियाँ जो हैं वो रह जाती हैं। उसके अलावा इसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हाँ, पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2018 का क्वेश्चन था कि अगर कोई देश न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो उसके लिए क्या क्या होगा। ऑप्शन ए, क्या इट विल हैव एक्सेस टू द, क्या उस देश को लेटेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस मिलेगा, या फिर वो जो देश है वो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पहला काम यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसको यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एक्सेस की जा सकती हैं, उसको यहाँ पर ये टेक्नोलॉजीज़ दी जा सकती हैं। दूसरा वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।